Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know कि हम DSSB PGT कॉमर्स का जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं और ये आज उसका 6th सेशन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हम सोल्यूशन पे साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं DSSB में, और इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमें अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेके जानी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो रिलेटेड है कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द रियल टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे वो पीजीटी हो टीजीटी हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट आप मेरे चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 101। इससे पहले 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो है फर्स्ट 101 है। तो आप देख सकते हो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्सनल यूज और द यूज ऑफ अदर्स इन देयर इमीडिएट हाउस होल्ड आर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कौन होते हैं, हु बाइज कौन खरीदते हैं गुड्स या सर्विसेज को फॉर देयर पर्सनल यूज़, या तो अपने लिए या फिर किसी और के लिए, लेकिन इमीडिएट हाउस होल्ड, उनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएटरीज, अल्टीमेट कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स, या फिर यूटिलिटेरियन कंज्यूमर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, दिस इज द राइट आंसर इज सेकंड, दैट इज अल्टीमेट कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 102, एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइन एसेट। क्या था? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइन एसेट, जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो दूसरे की कोई एक एसेट होता है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो, अगर वो अंडरलाइन एसेट इंक्रीज होती है, मतलब उसका प्राइस, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर अंडरलाइन एसेट की प्राइस या वैल्यू डिक्रीज होती है तो इंस्ट्रूमेंट भी डिक्रीज होता है। तो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं, या फिर डिबेंचर कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज सेकंड, डेरिवेटिव बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर इज 103, द 3 मेजर सोर्स ऑफ रिस्क आर बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एंड, कहते हैं इसमें 2 दिए हैं, बिजनेस रिस्क दिया है और इंटरेस्ट रेट ऑफ रिस्क दिया है। कहते हैं लेकिन हमारे पास कितने होते हैं? 3 मेजर रिस्क होते हैं। तो थर्ड हमें बताना है, कैपिटल रिस्क होता है, पर्सनल रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, या सोशल रिस्क होता है। माय डियर फ्रेंड, दैट इज मार्केट रिस्क। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी सिक्योरिटी है जो मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है? आपको बताना होगा। कमर्शियल पेपर है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, थर्ड ट्रेजरी बिल्स, या फिर फोर्थ डिबेंचर्स। मनी मार्केट कौन सी होती है जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है सिक्योरिटी की, वो लेस देन 1 ईयर होती है। तो माय डियर, सॉरी, हाँ यस, लेस देन 1 होती है, लेकिन हमें बतानी है कि जो नहीं है, मीन्स जो मोर देन 1 ईयर की मैच्योरिटी होती है, वो हमें बताना है। तो देखिए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल सभी किससे रिलेटेड है? मनी मार्केट से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारे डिबेंचर होते हैं, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर इज 105, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू। इसमें पूछ रहे क्वेश्चन, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझ गए होंगे आप, इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, रिस्क द कंपनी इनकर्स व्हेन फाइनेंसिंग, या फिर रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर लास्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिविडेंड। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। जो रेट ऑफ रिटर्न, मान लीजिए शेयर होल्डर ने जो पैसा लगा रखा है उसके ऊपर हमें जो रिटर्न देना है, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 106, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स इट्स ओनर द राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइन एसेट ऑन और बिफोर अ गिवन डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। इसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ओनर को राइट होता है बाय करने का या सेल करने का एक अंडरलाइन एसेट को, ओन या तो ओन या फिर बिफोर, मतलब
या तो मैच्योरिटी डेट पे या फिर मैच्योरिटी डेट से पहले, और किस पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। तो वो कौन सी सिक्योरिटी होती है या फिर वो क्या होता है, क्या टर्म होती है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, जिसके अंदर ओनर को राइट होता है बाय या सेल करने का उस सिक्योरिटी को, उस अंडरलाइन एसेट को बिफोर द मैच्योरिटी डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। उसको स्वैप बोलते हैं या फ्यूचर बोलते हैं या फिर ऑप्शंस बोलते हैं या फिर एन्युटी बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा थर्ड। ऑप्शंस के अंदर ही ऑप्शन होता है एक इन्वेस्टर के पास, उसके ओनर के पास, कि वो उसको सेल भी कर सकता है और बाय भी कर सकता है, ओके, मैच्योरिटी पीरियड से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 107, a ratio which reflects the price investors are willing to pay per rupee of earning per share is known as। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, एक ऐसा रेशो जो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस ऑफ इन्वेस्टर, एक मीन्स एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर इन्वेस्टर मतलब विलिंग होता है पे करने के लिए, अर्निंग पर शेयर, मतलब शेयर की वैल्यू को पे करने के लिए, अर्निंग पर शेयर पर, इज नोन है, जिसको क्या कहते हैं, पी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, बी रेशो या डी रेशो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है वो प्राइस पे करने के लिए रेडी है उस अर्निंग पर शेयर के लिए, तो उसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते, दैट इज 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टाइटन अ फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी। इनमें से कौन सा है जो फर्म की क्रेडिट पॉलिसी को टाइटन नहीं करता, टाइट मतलब एक तरह से रिजिड नहीं करता। तो क्रेडिट पॉलिसी के मीन्स से कोई भी कंपनी है वो मीन्स लोन देती है, डेब्ट देती है, क्रेडिट पे वो देती है, मतलब कैपिटल देती है, मनी देती है, तो वो कौन सी इनमें से कौन सा है जो उनकी पॉलिसी को टाइटन नहीं करता, ये पूछ रहा है, उनकी क्रेडिट पॉलिसी को। फर्स्ट, लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड। सेकंड, implementing a more stringent credit standard, मीन्स और ज़्यादा उसको रिजिड बना देना स्टैंडर्ड, क्रेडिट स्टैंडर्ड को, या फिर रिक्वायरिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑन एनी परचेज, मीन्स अगर आपको कुछ परचेज करना है तो उनकी क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, कैश डाउन पे होगी, आपको ज़्यादा कैश देना पड़ेगा, पहले कैश डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद है शॉर्टनिंग द नेट ड्यू पीरियड, या फिर आपकी जो ड्यू पीरियड है, मीन्स जो पे करेगा उस क्रेडिट के ऊपर, उसने जो क्रेडिट पे लिया है उसका पीरियड वो शॉर्ट कर दिया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो इन तीनों में तो क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है और ज़्यादा पॉलिसी टाइट हो रही है। लेकिन जब डिस्काउंट पे दे रहा है और साथ में लेंथनिंग भी दे रहा है, मीन्स टाइम ड्यूरेशन भी उनको ज़्यादा दे रहा है कि आप क्रेडिट कभी भी दे देना, ठीक है, पेमेंट कर देगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग कर दिया और साथ में डिस्काउंट पीरियड भी दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं कि भाई वो टाइटन नहीं कर रहा, ठीक है, लीनियंट पॉलिसी है उसकी। चलिए आपके पास क्वेश्चन है 109, सिक्योरिटी एक्स हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 5% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4%। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटी एक्स में, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जब हम एक्स की बात करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न की बात करें यहाँ पर, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 5% और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स रिस्क है उसके अंदर 4%, ओके। ऐसे ही जो वाई में अगर वो इन केस करता है तो उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8%, जब वो वाई की बात करता है तो रेट ऑफ रिटर्न 8%, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 10%, देख सकते हैं ये 10% उसको स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स रिस्क लग रहा है। और तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा कि वो जो भी रिस्क या रिटर्न है उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाए कि भाई मतलब एक तरह से कहते हैं ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करे, सो दैट ही कैन बेयर द रिस्क, राइट, या रिटर्न, रिस्क को बेयर कर पाए वो। तो हमें यहाँ पे देखना है एक्स को यहाँ पे 5%, एक्स में अगर कर रहा है वो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, तो 5% तो उसको मिल रहा है रिटर्न, लेकिन इसमें रिस्क क्या है 4%। लेकिन यहाँ पे वाई की बात करें तो 8% तो इसको मिल रहा है रिटर्न, लेकिन 10% इसके अंदर है रिस्क। तो वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाता है कि 75% जो उसके, मान ली उसके पास टोटल 100 रुपीज़ थे, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 75 इसने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए और 25 इसने इसमें वाई में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिए। तो अब इसने पूछा है देन द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, तो टोटल उसको रिटर्न कितना मिलेगा भाई, एक्स में और वाई दोनों को प्लस करके कितना रिटर्न मिलेगा उसको ये बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपको देखो इसमें रिटर्न मिल रहा है 5%, ठीक है, और किसके ऊपर मिल रहा है 75,
मतलब 75% वो कर रहा था ना, तो इसके लिए डायरेक्ट है कि आप 5 रेट ऑफ रिटर्न उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन वाई में उसने कितना किया 25, उसको कर दो आप 8% से, मतलब 8% साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना आंसर आएगा इसका 5.75। दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.75%। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से आप देखना चाहो तो देखिए, मान लीजिए वो यहाँ पे उसको एक्स में मिल रहा है उसको 5% और यहाँ पे मिल रहा है उसको 8%, तो पोर्टफोलियो दोनों इन दोनों के बीच में बनेगा। भाई जो परसेंटेज आएगी वो इन दोनों के बीच में ही तो आएगी, टोटल पोर्टफोलियो होगी, राइट। तो देखो हमें क्या और ज़्यादा किस में करने लग रहा है, वो एक्स में कर रहे हैं, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो 5 के आसपास ही आएगी। तो देखो 8% से जो ज़्यादा है वो तो कट गई, अभी बचे 2, लेकिन 5 में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज होगी 5 के आसपास होगी, और जो है 5.75, ठीक है। तो इस तरह से भी आप गैस लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ 110। फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय, वो कह रहा है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो किससे गाइडेड किए जाते हैं। भाई अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो क्या देखेगा कुछ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, फाइनेंशियल लिवरेज, फर्म्स वेल्थ या रिटेंशन रेट। यहाँ पर रेट है, ये रेट नहीं है। तो यस देखो, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी इन्वेस्टर है वो रिस्क और रिटर्न देखेगा उसके अंदर। भाई उसका टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कितना इसमें रिस्क है और कितना इसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 111। डैश इज द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर। वो कहता है ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सी टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है, वो एक साइंस है जो यूज़ की जाती है साइकोलॉजी और डेमोग्राफिक दोनों को मिलाकर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर किसके लिए, टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर को हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ। क्या है वो, डेमोग्राफिक बोलते हैं उसको, सेगमेंटेशन बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, साइकोग्राफिक बोलते हैं। देखो दोनों नाम आ रहे हैं, साइको भी और ग्राफिक भी, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंक्लूजन है वो किस में आ रहा है, 4th में, तो राइट ऑप्शन इज 4th। चलिए नेक्स्ट पे चलते, दैट इज 112। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड earned by investing his money in financial assets of equivalent risk is called। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक इन्वेस्टर कुड अर्न, इन्वेस्टर अर्न कर सकता है किसमें, उस मनी को इन्वेस्ट करके जो किसके इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट टू रिस्क, जो फाइनेंशियल एसेट ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क, उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन रेशो बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर डिविडेंड पे आउट रेशो बोलते हैं, या फिर डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। देखो रिटेंशन रेशो कौन सा होता है, रिटेंशन रेशो वो होता है कि भाई आपके पास कोई प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से कितना तो आपने एज ए डिविडेंड दे दिया और कितना आपने मतलब रिटेन रख लिया, है ना। तो रिटेंशन रेशो तो वो होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, भाई आप एक अपने कंपनी की स्ट्रक्चर बनाते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाते हो आप, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो जो रिटेंशन कर लिया या फिर उसके बाद उसने कुछ एज ए डिविडेंड पे कर दिया इन्वेस्टर होल्डर को, शेयर होल्डर्स को, तो उसमें क्या आता है, डिविडेंड पे आउट रेशो। लेकिन जो ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसमें इन्वेस्टर कुड अर्न, यहाँ पे कुड की बात कर रहा है, कुड अर्न बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फाइनेंशियल एसेट, मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज, अच्छा मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यहाँ पे रीड कर सकते हो कि ये क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, दैट इज 113। सेबी हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज देयर, सेबी ने कुछ मैंडेटरी कर रखा है, कंपनीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट्स को, कब करना पड़ता है वो पूछ रहा है, क्वार्टरली एंड एनुअली, मंथली एंड एनुअल रिपोर्ट या मंथली रिव्यू एंड एनुअल रिपोर्ट। देखिए सेबी ने गाइडलाइन बना रखी है कि जो आपको कंपनीज को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं अपनी रिपोर्ट्स, अपनी स्टेटमेंट्स, वो क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ती है और एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 114। इन डैश मार्केटिंग
द सेलर engages in the mass production, mass distribution and mass promotion of one product for all buyers. एक ही प्रोडक्ट को सभी बायर्स को देता है और जो वन प्रोडक्ट का वो मास में कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, उसका प्रमोशन भी कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सेगमेंटेड कहते हैं, ग्रुप बोलते हैं, मैस बोलते हैं या जनरल बोलते हैं। यस, आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे, दैट इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट है 115 रेफर्स टू अ फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहता है वो कौन सा एक मोटिव होता है आपका जिसको उसको रेफर किया जाता है कि कंपनी कुछ अपने पास कैश रख लेती है सो दैट वो अपने डेली रूटीन की जो एक्सपेंसेस होती है उनको वो मीट कर सके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। उसको कहते हैं क्या? स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं, या प्रीकॉशनरी मोटिव कहते हैं, या फिर कंपनसेटिंग मोटिव बोलते हैं। छोटे मोटे, मान लीजिए छोटे, जैसे भाई स्टेशनरी लेके आनी है या कोई और उसका पेंट्री का है, कुछ भी इस तरह से कुछ छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे करना पड़ता है ना, पोस्टिंग वगैरह के, तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। में उसको डेली रूटीन में कुछ ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, उनके लिए वो कैश अलग से रखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 116 अ कंपनी हैज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। एक कंपनी के पास फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000, उसकी सेलिंग प्राइस बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4, वेरिएबल कॉस्ट 3, ब्रेक इवन क्वांटिटी आप बताने हैं उनको, वो भी रुपीज़ के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट होता है क्या। देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो ऐसे में इसको देखो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली आता हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास 40,000 और आपकी सेलिंग प्राइस क्या है 4, देन वेरिएबल कॉस्ट क्या है 3। तो जब हम इससे करेंगे तो 1 आएगा, राइट, 1 नीचे है और 40,000 ऊपर है, तो मीन्स 40,000 ही आएगा। तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ 40,000, मीन्स उसको ब्रेक इवन पॉइंट है इसका 40,000। इस यहाँ पर आकर इसका ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मीन्स जो प्रोडक्शन हाउस है उसका। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 117 अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। वो कहता है ऐसा ग्रुप ऑफ कस्टमर जिनकी सिमिलर नीड्स एंड वांट्स है उसको क्या कहते हैं? मार्केट स्लाइस कहते हैं, मार्केट सेगमेंट, मार्केट ग्रुप, या फिर मार्केट टारगेट। देखिए मार्केट, देखो आपको यहाँ पे देखिए मार्केट सेगमेंट के ऊपर ही 2 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल चुके हैं, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड पे 3 क्वेश्चन आपको थ्योरी पे ओनली, मतलब 3 इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी आ चुकी हैं और सेगमेंटेशन से इसके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं DSSP में। उस तरह से आप उसी डायरेक्शन में उसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी बना के, प्लान बना के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में ही मार्केट को क्या एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 118 द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द सेल रेफर टू। कह रहे हैं प्रॉफिट में चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल में चेंज हो रहा है। भाई सेल है वो हमारी इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, और सेल हमारी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो मैंने पता है कि भाई डिविडेंड पे करना जो जिस रेशो में वो होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग तो हो नहीं सकती यहाँ पे, डिविडेंड भी नहीं हो सकता। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग की बात करें, फाइनेंस में डेब्ट और आपके इक्विटी देखी जाती है किस प्रोपोर्शन में वो लेकर चलते हैं कंपनी। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज क्या करती है, यहाँ पे कॉस्ट की ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सो दैट राइट ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 119 दैट द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड इज कॉल्ड। एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फंड को रेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस मार्केट को रिटेल मार्केट कहते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं, कैपिटल मार्केट। देखो लेस देन 1 ईयर का जो अगर उनका मैच्योरिटी पीरियड है तो वो है मनी मार्केट, अगर मोर देन 1 ईयर है मैच्योरिटी पीरियड तो है कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट को पता है आपको, RBI उसको रेगुलेट करता है और कैपिटल मार्केट को सेबी करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एसेट नहीं है? फाइनेंशियल एसेट कौन से होते हैं? जो पैसों से लेने देने के होते हैं, बॉन्ड,
पेटेंट्स, लीज ऑब्लिगेशन या शेयर्स? देखिए जो फाइनेंशियल एसेट में बॉन्ड्स भी आते हैं, लीज ऑब्लिगेशन भी आते हैं, शेयर भी आते हैं, लेकिन पेटेंट क्या होते हैं? हमारी फिक्स्ड एसेट होती है ना, फिक्स्ड एसेट होती है ये। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. गुड बाय, गुड लक.